श्री राधा। जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका लक्ष्यवीर कंपटीशन एकेडमी रीवा में। मैं गौरव सिंह आज लेके आया हूं आप लोग की डिमांड में जीके और जीएस। जैसे कि मैथ और रीजनिंग में प्रीवियस ईयर के करा रहा था, क्या था कि जीके जीएस भी पिछले साल अच्छा वेटेज था, 30 से 40 क्वेश्चन उसके भी आ रहे थे और वो छूटे ना, इसलिए मैं क्या किया हूँ, आज मैंने लिया है पहले दिन के पेपर यानी 30 अक्टूबर का लिया है। और ऐसे क्या करूंगा, अगली बार करूंगा 1 नवंबर और 2 नवंबर के एक साथ लूंगा। जब दो दो अपन शिफ्ट लेके चलेंगे तो जल्दी खत्म हो गए। आज जैसे 30 क्वेश्चन है, अगली बार 60 क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि आपका जीके पेपर से पहले पूरा खत्म हो जाए, है ना। और इसका मैंने शेड्यूल बनाया है कि मंडे और ट्यूसडे मैं मैथ्स रीजनिंग लूंगा, वेडनेसडे को क्या करूंगा, जीके जीएस ले लूंगा, फिर थर्सडे और फ्राइडे फिर मैथ्स रीजनिंग और सैटरडे को आपको रहेगा जीके जीएस। ऐसे करेंगे तो अपन का जीके जीएस भी खत्म होगा और साथ में मैथ्स रीजनिंग भी चलता रहेगा, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग टॉपिक है, एक शिफ्ट ले सकते हैं। जो जीके जीएस है उसको अपन 2 शिफ्ट ले सकते हैं। तो चलिए, सबका स्वागत है। जो चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं गौरव सिंह आपकी क्लास शुरू कर रहा हूँ। क्लास शुरू होने से पहले मैं माँ का नाम लेता हूँ, बोलिए राधे राधे। चलिए आज देखते हैं जीके जीएस का पहला सवाल। देखिए, हिस्ट्री का पहला सवाल आया है। क्या बोला है, मैंने एक्सप्लेनेशन भी रखा है अगली स्लाइड में, वो मिलेगा। प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक समाचार पत्र के संस्थापक। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से थे, महाराष्ट्र से थे, मराठी एरिया में थे, है ना। तो कौन सा होगा, अब अंदाजा लगा सकते हो, पहले ही ऑप्शन से पता था कि मराठा है। उनकी 2 पत्रिका थी, कौन कौन, मराठा और केसरी। ये क्यों पढ़ा आया था, क्योंकि लोग वहां पे जब नरम दल गरम दल बना था तो लोग बहुत ज्यादा नरम होते जा रहे थे और ये थोड़ा सा उत्तेजित थे, गरम दल के थे। ये बोले ऐसे, और ये अपनी जो इनकी पत्रिका थी मराठा और केसरी, इसके थ्रू लोगों को क्या करते थे, मतलब एक तरीके का जोश भरते थे कि नहीं, आप युद्ध हिंदुस्तान के, आप हिंदू हैं, आपके पास सिर्फ अंग्रेज आए 10,000, आप 1-2 लाख हैं, करोड़ हैं, लड़िए। ये एक तरीके की मोटिवेटेड रहती थी कि लोगों के पास जाए, लोगों को आग लगे, है ना। तो देखिए अगला सॉल्यूशन में आप इसको दिया है, देखिएगा। ये देखिए क्या क्या इसमें बताया गया है क्वेश्चन में, चेक करिए। बाल गंगाधर तिलक ने 2 प्रमुख समाचार पत्र शुरू किया था, जिसका एक केसरी था और दूसरा द मराठा था, ठीक है। इनका उपयोग उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों के लिए किया, समझा ना। राष्ट्रवादी विचार मतलब राष्ट्र के प्रति उन्होंने भरना था कि आपका राष्ट्र है, आपका देश है, कोई अलग से आके आपके देश में राज नहीं कर सकता है। आप जगिए, अपने भारत है, अपने भारत के लिए आप लड़िए, ठीक है ना। तो ये इसलिए आई थी और ये पिछले साल एमपी पुलिस का क्वेश्चन आया था। अब याद रहेगा ना 2 पत्रिका कौन सी है। ऐसे बहुत लोगों की पत्रिकाएं पूछी हैं, तो धीरे धीरे हर शिफ्ट में कवर कर दूंगा और जीके जीएस बदलेगी नहीं। बाल गंगाधर लिख गए हैं तो यही पत्रिका रहेगी, क्या चेंज हो जाएगी, टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगी, द हिंदू हो जाएगी, यही रहेगी ना। यही क्वेश्चन रिपीट होंगे और धीरे धीरे मैं सारी सारी कवर कर दूंगा, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहेगा है। देखिए एक और इतिहास का क्वेश्चन आया था। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन से स्थल भारत में नहीं है। क्या पूछा है, भारत में नहीं है। प्रेजेंट, जब अखंड भारत तब तो भारत था, पर ये क्या है, कौन सा नहीं, कोई ये बताएगा। मेरे साथ ऑफलाइन भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके आंसर क्या आने चाहिए बताइए। हड़प्पा। क्यों आएगा हड़प्पा, क्योंकि आज हड़प्पा कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में, क्योंकि उस समय तो भाई भारत एक था, अखंड था। पर ये तीनों कहा है, लोथल भी क्या है, यहाँ इंडिया में है, ये भी इंडिया में है, ये भी इंडिया में। लोथल गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है ना, ऐसे करके। तो हड़प्पा कहाँ चला गया आज, पाकिस्तान में। तो ये अच्छे से देखना और ये लास्ट में जरूर पढ़ना। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही नहीं, हाँ चले जाओ ये सब चीजें देख के बाद। नहीं बोला है, क्या बोला है, नहीं। तो ये तीनों कहाँ है, भारत में, और ये कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। चलो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, देखिए हड़प्पा के बारे में लिखा, देखिए मैं जो बोला था ना, वही चीज यहाँ पे पॉइंट लिखी हुई है। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है, इसलिए यह भारत में नहीं है। और जो जबकि लोथल, बनावली, धौलावीरा वर्तमान भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ज्यादा को लिखो मत, स्क्रीनशॉट कर लेना, मैं किनारे हो जाऊंगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी। घर जाके आप लोग ये कर लीजिएगा, बस आप पढ़िए। कोई कॉपी पेन पेपर लेके मत बैठना ऑनलाइन में, सिर्फ आप पढ़िए, जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं लगाइए। पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। लिखने में समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि पेपर 1 महीना बचा है। अगर आप लिखेंगे तो बहुत समय, लिखने को बहुत इतिहास है। सेलेक्टेड चीज लेके आया हूँ, पढ़िए और पेपर देने जाइए, बस हो गया, लिखने का समय गया अब, है ना। चलो काहे का क्वेश्चन है ये आ गया, पॉलिटिक्स का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है। कौन सी नहीं, अभी आप लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं ना, बताइए कौन सी नहीं है। क्या, 4th नंबर नहीं होगा, संसद की बैठक स्थगित करना, थर्ड वाला होगा। क्योंकि ये राष्ट्रपति नहीं करता है संसद की बैठक, संसद कौन करता है, जो
लोकसभा स्पीकर होता है, राज्यसभा स्पीकर, जो भी उसका हेड रहता है, वरिष्ठ अधिकारी होगा, वो बैठक को भंग करता है या स्थगित करता है। तो देखिए अगला पॉइंट मैंने इसके बारे में दिया भी है, देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रपति संसद आहूत सम्मन और सत्ता वाहन कर सकते हैं तथा अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन सदन की बैठक को करना संबंधी पीठासीन अधिकारी करेगा, मतलब जो पीठासीन अधिकारी होगा, मेन हेड होगा, वो करेगा। इसमें राष्ट्रपति स्थगित नहीं कर सकता। ठीक है, आया ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखिए एक और सिंधु घाटी से, पहले सेट में सिंधु घाटी के बहुत क्वेश्चन आए थे, ऐसे धीरे धीरे करके हड़प्पा के आएंगे, मतलब जितने मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, मेडाइवल हिस्ट्री आएगा, वैसे आते जाएंगे। पहले में सबसे ज्यादा एंशियन हिस्ट्री पूछा था। चिनाब का ऋग्वेदिक नाम क्या? चिनाब एक नदी है जो आज जम्मू कश्मीर वगैरह बहती है, जब आप जाएंगे उधर डल झील ये सबसे, तो वही नदी चिनाब बहती है। तो चिनाब का पुराना नाम क्या था, कोई बताएगा? ऑप्शन नंबर 4 असिकनी। क्या नाम था? असिकनी। चिनाब का पुराना नाम क्या था? असिकनी। बस और ऐसे तीनों का नाम है, राबी, परसननी, विपाशा, व्यास का, ठीक है, वितास्ता, झेलम का। तो यहाँ मैं अगले पॉइंट में लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों के पास ये भी पॉइंट। देखिए असिकनी आंसर हो गया। ऋग्वेद में नदियों के प्राचीन नाम पूछे जाते, चिनाब का देखिए वैदिक नाम क्या है? असिकनी, वितास्ता, झेलम, परुस्ननी और रावी और विपाशा व्यास। ठीक है, ऐसे याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, एमपी से आया है, विधायी शक्ति का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश का विधानमंडल किससे बना है? किससे बना है विधानमंडल? क्या राज्यपाल विधान परिषद? नहीं, एमपी में विधान परिषद नहीं है। कहा नहीं है? एमपी में नहीं है। राज्यपाल और विधानसभा ये हो सकता है, राज्यपाल और विधानसभा। विधानसभा विधान, जब विधान परिषद, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। केवल विधानसभा से नहीं बनेगा, राज्यपाल भी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? सेकंड। तो कहा से बना? राज्यपाल और विधानसभा। जैसे महाराष्ट्र में देखो विधान परिषद भी है, यूपी में देखो विधान परिषद, और एमपी में नहीं है। एमपी में सिर्फ लोकसभा सीट है और विधानसभा सीट है। ठीक है, चलो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए सेकंड ऑप्शन है ना, मध्य प्रदेश में द्विसदन विधानमंडल नहीं, द्विसदन इसमें विधान परिषद भी होता है और विधानसभा भी होता है। तो बल्कि ये क्या है? एक सदनी है। कौन सी है? एक सदनी है। और राज्य विधानमंडल और राज्यपाल विधानसभा शामिल होती है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, बताओ, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन था और ये फेमस क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस गांव को वर्ष 2016 में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया? एक समय खूब सारे फूड पार्क बन रहे थे, अभी भी बन रहे हैं ना, सतना में बन रहा है, रीवा में बन रहा है, हर जगह फूड पार्क बनाए जा रहे हैं, खंडवा में बना, खरगोन में। तो सबसे पहला वाला पूछा था, कौन सा होगा, कोई बताएगा? सबसे पहला वाला था पनवा। कौन सा था? पनवा। और ये कहाँ पे है? खरगोन जिला में। कहाँ पे? खरगोन जिला में। तो ये 2016 में आया था। और देखिए ये लिखा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन पनवा है। और एक सेकंड, मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क पनवा खरगोन क्षेत्र में, याद आया, खरगोन में है। और कहाँ स्थापित किया गया था? खरगोन में। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित यहाँ तक कि जो उस जगह की जो लोकल चीजें उनको वहां करेगा, मतलब जो आपका फेमस है उसको ऊपर लेके आओ, उस फूड पार्क में आप लगाओ, लोग जाने आपकी संस्कृति को। जैसे हम लोग कहीं गए घूमने, जैसे हमारे यहाँ रीवा कोई घूमने आता है, तो अपने यहाँ का फेमस क्या? सुंदर जामा, जीआई टैग मिला। तो यहाँ कहीं अगर मान लीजिए फूड पार्क लगा, तो हम अपनी फेमस चीजें रखेंगे, जैसे सुंदर जामा रख देंगे, सफेद शेर की मूर्ति रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, मतलब अपना आप वो कर सकते हैं, अपने एरिया का विकास कर सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं, ताकि अपने एरिया को लोग एक देश में और एक विदेश में एक नाम मिल जाए। जैसे व्हाइट टाइगर का फेमस है ना नाम रीवा का, ऐसे ही। और सुंदर जाम खाने में देखिए फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिखरे मोती के लेखक कौन है? बचपन में पढ़े होंगे, बिखरे मोती। हिंदी का भी क्वेश्चन है और ये जीएस का भी क्वेश्चन बना दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। आप लोग ने पढ़ी होगी 8th 9th 10th में। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना, मुक्ति बोध, अज्ञा, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, बिल्कुल याद करिएगा एक एक चीज। सुभद्रा कुमारी चौहान थी बिखरे मोती के वो लेखक। देखिए लिखा हुआ ना, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान प्रसिद्ध कृति थी। और इनकी सबसे प्रसिद्ध कवित्री कौन सी थी? झांसी की रानी, सबसे फेमस थी। और हमेशा स्कूल में इसका ऐसे आता था, लिखने को आता था कि नहीं आता था, कि झांसी की रानी के बारे में लिखिए। और जब भी लिखते थे तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आता था, कवित्री, कवि कहते हैं, तो कवि कौन थे? यही होती थी। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। चल अगला क्वेश्चन देखो, ये साइंस भी, पिछले साल साइंस तो भरी हुई थी अच्छी खासी, हर शिफ्ट में 10 12 साइंस आ गई, किसी किसी में तो 15 साइंस आ गई थी। देखो क्या लिखा, लाइकोपीन वर्णक निम्नलिखित में किस फल का अथवा सब्जी में पाया जाता है? लाइकोपीन से ट्रिक बना लो, लाइक मतलब लाल, लाइक मतलब लाल। तो जो भी चीज लाल होगी तो वो कौन से, उसमें कौन सा वर्णक मिल रहेगा? लाइकोपीन। जैसे कि
टमाटर, टमाटर है ना। आपने शिमला मिर्च देखा होगा, हरा वाला नहीं, जो घर में अचार रखती है मम्मी लोग बरनी में, याद है लाल वाला, लाल मिर्च अचार कहते हैं, उसमें भी लाइकोपीन मिलता है। कौन सा? लाइकोपीन मिलता है। कौन सा आंसर होगा इसमें? देखो ये लिखा है ना टमाटर, ये पिछले साल का क्वेश्चन है। तो ये टमाटर में और ज्यादा शिमला मिर्च लाल वाले में मिलता है, हरे वाले में नहीं, ठीक, लाल वाले में। याद रहेगा लाइकोपीन, लाल से याद रखना, लाल, लाइकोपीन लाल होता है टमाटर, ठीक है चलिए, आ रहा समझ में सबको? अब देखो लिखा हुआ है ना, लाइकोपीन एक लाल रंग है, ये पिगमेंट होता है, पाया जाता है भरपूर मात्रा टमाटर लाल, ठीक है, ओके। चलो अगला देखो, बस याद करने वाले क्वेश्चन। आप देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कैसे पूछा था उसने। हर टॉपिक को मैंने कवर किया, देखा आपने, हिस्ट्री आई, साइंस आई, अब देखो इकोनॉमिक्स आई। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, सब लोग पढ़िए। आयकर क्या होता है? आप लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, आप लोग नहीं करेंगे, आपके पापा मम्मी, पापा किसी मम्मी जॉब में करते होंगे। इनकम टैक्स क्या होता है? जो साल भर हम पैसा कमाते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट नहीं लेता, आप खुद जमा करते टैक्स, उसी को अपन बोलते हैं इनकम टैक्स, यानी साल भर में। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? आय पर वार्षिक लिखा है ना, कौन सा? आय पर वार्षिक, एक वार्षिक दर लगती है इनकम टैक्स, उसी को कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर है, क्वार्टरली नहीं लगती है, मंथली नहीं लगती है, हाफ ईयरली नहीं लगती, साल भर में लगती है, इसी को बोलते हैं इनकम टैक्स। सब जमा करते हैं, आपके पापा मम्मी लोग करते होंगे, जो नहीं करते होंगे तो काला धन छुपाए होंगे ठीक, हम सफेद ही नहीं तो काला कहाँ से आएगा? चलो ठीक, आ जाएगा। बस आप लोग है ना, मेहनत करके आप अपने जिम्मेदारी लीजिए, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, ठीक है, ऑनलाइन वाले भी चलो, एक व्यक्ति संस्था वित्त, देखिए लिखा वही चीज ना, योग पर लगाए जाने वाला प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? एक बार क्वेश्चन आया था, इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट नहीं होता। इनडायरेक्ट क्या होता है, कोई बताएगा? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या आप जीएसटी जमा करने जाते हैं, जब आप सामान लेते हैं, जब मान लीजिए 10 रुपए का आपने डेयरी मिल्क खरीदा, मान लीजिए डेयरी मिल्क की कीमत थी 9 रुपए, 1 रुपए उसमें क्या है? जीएसटी। आपको पता नहीं, पर इनडायरेक्टली आप उसका टैक्स दे रहे हैं, है ना। पैकेट में लिखा रहता है पीछे 1.1 जीएसटी ऐसे करके लिखा रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये आ गया फिर से, देखो पॉलिटिक्स, मैंने बोला ना सारे टॉपिक कवर होंगे। अब जैसे पेपर में दिया तो वैसे हूबहू पूरे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये सिर्फ 30 अक्टूबर का करा रहा हूँ, और उठाइएगा पीडीएफ व्यापम में डली हुई, ऐसे ही पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं हूबहू, आप मिलाइएगा, पूरे वही क्वेश्चन है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायतों को सीटों का आरक्षण के बारे में प्रावधान दिया है? आर्टिकल 243 के डी में एससी एसटी सीट आरक्षण, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? 243 के डी में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये आपको रुक के दिखाता हूँ, ये देखो पंचायत का जो आर्टिकल आएगा ना, पंचायत के पूरे 243 ए बी सी डी ई, उसके अंदर में डी नंबर में जो पंचायत सीटों का आरक्षण प्रावधान करता है, इसमें एससी एसटी, महिला और आरक्षण दिया, किसका किसका? एससी एसटी का दिया है, और महिलाओं का आरक्षण दिया हुआ, तो इसको याद रखिएगा डी नंबर में, ठीक है, सीट का आरक्षण, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये बताइए वाला क्वेश्चन सब लोग, भारत में राजकोषीय नीति का गठन संगठन कौन तैयार करेगा? अरे पैसे रुपए का लेखा कौन करेगा? वित्त, फाइनेंस मिनिस्टर, इसको बहुत आसान है ऑप्शन देखिए, ये है, ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय ही तो करता है पैसा का लेन देन, बजट पेश करना, कितना खर्चा देश में होगा, कितना आपको लेना, डिफेंस में, रक्षा में, मतलब कृषि में, पढ़ाई में, है ना, सब चीजें कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलो तो इजी क्वेश्चन है, तो बन जाएंगे, वही चीज लिखा हुआ देखिए, फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति सरकार के सरकारी खर्च और उधारी से संबंधित है, मतलब सरकार का जो खर्च वगैरह कौन मेंटेन करता है? वित्त मंत्रालय, कि कितना पेट्रोल बढ़ाना है, कितना, सब इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का काम है। आप लोग जब डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको भी ऐसे काम मिलेंगे, यानी कि अपना जर जेब भरिएगा चालुक्य की राजधानी, अभी देखो ये हिस्ट्री है आपकी साउथ तरफ की, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे साउथ में चालुक्य, चोल, ये सब थे, पांडवा, वहां से पूछा गया। तो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनको आप वो देखेंगे, चालुक्य की राजधानी, चालुक्य की क्या राजधानी थी? बादामी, क्या राजधानी थी? बादामी। इनको सिर्फ याद करना है, ऐसे बहुत सारी राजधानी अलग अलग थी, पर मेन चालुक्य की राजधानी क्या थी? बादामी, ठीक है ना। चलो अगला देखिए, ये लिखा हुआ है, बादामी प्राचीन, बादामी चालुक्य की राजधानी थी, ये वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में है। तो अगर कोई पूछ लेता कि आज का चालुक्य वंश जो था पहले, वो आज बादामी कहाँ पे है? कर्नाटक में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हो सकता है अगली बार ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि बादामी आज का क्या है, क्या बताएंगे? कर्नाटक है। और कहाँ का था? चालुक्य वंश का था। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले साल ये क्वेश्चन 3 शिफ्ट में आ गया था, ये 30 अक्टूबर में भी आया था, 2-3 शिफ्ट में और आया था।
तो क्योंकि केरल थोड़ा चर्चा में था। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? केरल में। कहाँ पे है? केरल में। याद रखिएगा, हर साल पूछते हैं। आप लोग ने वो मूवी देखी होगी बागी वागी, टाइगर श्रॉफ की मूवी देखे बागी, श्रद्धा कपूर वाली, वो पूरा वहीं का लिया गया है। वो जो पूरे पेड़ लगे रहते हैं, बीच में नाव चलती है, पेरियार ही राष्ट्रीय उद्यान है, वहीं पे बगल में ही था। तो वहीं का लिया गया, केरल का ही पूरा सीन ले गया है ना। क्योंकि केरल में ज्यादातर देखोगे नाव, पूरे बीच में नदी है, किनारे किनारे घर बने, बहुत सुंदर लगता है, खासकर अभी बरसात में तो और अच्छा लगता है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये लिखा हुआ है, पेरियार रेस्टोरेंट है केरल के इडुक्की जिला में पनवाभितम क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे है? इडुक्की जिला। केरल के अंदर कौन सा जिला? इडुक्की जिला। यहाँ हाथी और भागो सहित समृद्ध वन जीव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ हो गया, हाथी वाथी सब जगह मिलते हैं, यहाँ पर नहीं मिलते। ठीक है ना। अपने एमपी में देखते हो कितने शेर हैं? सबसे ज्यादा शेर कहाँ है गलत? एमपी में। कभी गुजरात में रहते हैं, कभी एमपी में, चलता रहता है। कभी गुजरात टॉप में आ जाएगा तो कभी भारतीय एमपी टॉप में आ जाएगा। ठीक है। चलो, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानूनी समानता यानी समक्ष, कानून के सामने सब समान है, कौन सा आर्टिकल? 14। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सा आर्टिकल? 14। अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्लास के क्वेश्चन है सब अभी। कौन सा क्वेश्चन? ये आर्टिकल नंबर 14 याद रखिएगा। कानून के सामने चाहे आप नेता हो, चाहे कोई भी हो, बड़े सेलिब्रिटी देखते हो, सलमान खान भी जाता है, हिरन के केस में फंसा था, आज वो भी जाता है बाकायदे कोर्ट थाना। और एक नॉर्मल गरीब भी होगा तो वो भी जाएगा कोर्ट और थाना, किसी सबके लिए समान है ना। तो ये याद रखिएगा, कानून सबके लिए समान है। बड़े बड़े फिल्म स्टार जाते हैं, देखो कोई ये जरा भी कपिल शर्मा लोग गए थे, याद है ना सब चीजें। देखो लिखा हुआ है, अनुच्छेद मुख्य संबंधी, इक्विटी बिफोर लॉ, इंग्लिश क्या बोलते हैं? कानून के सामने सब समान है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 14। ऐसे आर्टिकल नंबर 17 क्या है? छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 क्या है? उपाधियों का अंत। जैसे पहले राजा महाराजा उपाधि ले लेते थे, अब नहीं ले सकते हैं ना। और 17 क्या है? छुआछूत का अंत। 19 में क्या है? बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति। उसमें ए बी सी डी पार्ट पार्ट में, किसी में मीडिया के लिए है, किसी के अलग अलग दिया हुआ है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस में, सारे आएंगे, धीरे धीरे सब आते जाएंगे, है ना। बस पढ़ते रहो लगन से, आते जाएंगे सारे क्वेश्चन, है ना। देखो अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस नदी के किनारे है? सबसे पहले जानो रावत भाटा है कहाँ? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान में हमारी मेन नदी जाती है कौन सी? चंबल। कहाँ से निकलती है? अपने एमपी से निकलती है, जाना पाव पहाड़ी से, महू से, है ना। और कहाँ होके जाती है? सीधे जाती है कहाँ? राजस्थान। राजस्थान होते आगे जाके यमुना में मिल जाती है, इटावा जिले में। ठीक है ना। तो ये क्या सा इसका आंसर होगा? चंबल। और खास बात क्यों पूछा गया चंबल जबकि राजस्थान में? क्योंकि नदी कहाँ की थी? मध्य प्रदेश की, इसलिए क्वेश्चन उसने पूछा है। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे है? राजस्थान में। रुकिए आगे दिखाता हूँ, लिखाया इसमें, ये देखिए। राजस्थान के रावत भाटा में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र चंबल नदी के किनारे, इसलिए दिए गए विकल्पों में चंबल उत्तर सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना। मान लो इस बार पूछ लिया है कि चंबल नदी, तो अगली बार पूछ लेगा रावत भाटा कहाँ है, तो क्या बताओगे? राजस्थान। कहाँ बताओगे? राजस्थान। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में, ये क्वेश्चन आया था, ये भी 30 अक्टूबर का ही है। निम्नलिखित में कौन गंगा नदी के बाएं तट से सहायक नदी नहीं है? बाएं तट से सहायक नदी नहीं है, मतलब पूछ रहा दाएं से कौन है। क्या पूछ रहा है? दाएं से। तो गंगा जी ऐसे बहती हैं, ऊपर बहती हैं, नीचे से यमुना मिलती है दाएं से, ये बाकी कहां से मिलती है? बाएं से। तो यमुना जी हो, इसमें ऑप्शन ये है। यमुना जी कहाँ से मिलती है? राइट साइड से मिलती है। बाकी ये घाघरा गोमती ये रामगंगा कहाँ से मिलती है? ये मिलती है लेफ्ट से। पर यमुना जी कहाँ से मिलती है? राइट से। अभी इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद। आपकी इलाहाबाद ऐसे देखिए जा रही गंगा नदी, और यमुना नदी कहाँ से मिल रही है? इधर से आके उनसे टच हो रही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ये लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन, गंगा की बाएं तट की सहायक नदियों घाघरा गोमती रामगंगा है। यमुना गंगा नदी की दाएं तट की प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? यमुना जी है। ठीक है, चलो। और दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। ठीक है, मथुरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। ठीक, चलो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, अभी आएगा आगे शिफ्ट में, कि सांची का जो स्तूप है वो कौन से नदी के किनारे है? तो कौन से नदी के किनारे? बेतवा नदी की। आएगा, है ना, ये धीरे धीरे सारे क्वेश्चन कराते जाऊंगा। सांची कौन से? बेतवा नदी के किनारे। जैसे पूछ लेता अभी उज्जैन में वो लगेगा, मेला लगेगा ना, उज्जैन कौन सी नदी किनारे? क्षिप्रा नदी के, जहां आप लोग ना स्नान करने जाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए और कोई जगह का पूछ लिया, जैसे और भेड़ा घाट पूछ लिया। भेड़ा घाट जबलपुर कौन सी नदी किनारे? तो नर्मदा नदी के। रीवा कौन सी नदी किनारे? बिछिया नदी के किनारे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण बनने, हाँ पिछली बार तो
फॉल में पूछा था, रीवा का ही क्वेश्चन आया था कि चचाई जो जलप्रपात बनता है कौन सी नदी में बनता है, जो आपके यहाँ से निकलती है, बीहड़ नदी, कौन सी इको पार्क होकर निकलती है ना, बीहड़ नदी में बनता है। तो ये क्वेश्चन पिछले बार आया था, तो अपन को फॉल और फॉल के साथ क्या पढ़ना, किस जगह फॉल है प्लस उसमें कौन सी नदी गिर रही है। हो सकता है अगली बार केवटी पूछ ले तो महाना, पूर्वा फॉल पूछ ले तो टोंस, है ना, भेड़ाघाट पूछ लेगा तो नर्मदा नदी। ठीक है, चलो। तो वायुमंडलीय प्रदूषण का सबसे कारण बनने वाली गैस कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण बने, क्योंकि बहुत जहरीली गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। याद है, जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें इसका हाथ रहता है, जिस कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ता है। याद आया, अम्लीय वर्षा होने के कारण। तो कौन सी होगी? ये ऑक्सीजन होगी खराब, ऑक्सीजन से सांस लेते खराब थोड़ी होगी। नाइट्रोजन, आप लोग कुरकुरे खाते नाइट्रोजन है ना भाई, तो क्या नुकसान करता है? स्टीम क्या भाप ले तो क्या नुकसान करेगा? गलत कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। चलो, समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? बस ऐसे पढ़ते रहिए सब लोग। देखो, ये लिखा हुआ पूरा, देख पढ़िए इसको। आंसर हो गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक है जो मुख्यतः कोयला और अन्य सल्फ्यूरिक ईंधनों के जलने से निकलती है। यह वायुमंडली में जाकर अम्ल वर्षा का कारण भी बनती है। मैंने बोला ना, अम्ल वर्षा, जब अम्ल वर्षा होगी तो वो ताजमहल का रंग पीला हो जाएगा। पिछले साल क्वेश्चन ये भी आया था, ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा था? अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, और सबसे मेन पॉइंट कोयले में मिलती है। दम घोटू मौत सुने हो आप लोग, साइंस से पढ़ाऊंगा। जब आप कमरे में अगर आप कोयला जला के सो जाएंगे तो आपकी धीरे धीरे सीक्रेटली मौत हो जाएगी। वो काल क्या होता है, जब ऑक्सीजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब जाता है ना, तो CO2 के साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन को किनारे कर देता है, तो CO इतना ज्यादा भर जाएगा कि आप सांस ना ले पाएंगे और गला बंद हो जाएगा, गल घोटू मौत हो जाएगी। इसलिए कभी भी रात में सोइए तो कोशिश करिए धुआं मत करके सोइए। जैसे आप लोग मच्छर की अगरबत्ती लगाते हैं, सोने से 15-20 मिनट पहले लगा दीजिए, उसका धुआं खत्म फिर सोइए। कुछ लोग की आदत होती है सोते जाएंगे पहले मच्छर अगरबत्ती लेंगे फिर सोने जाएंगे, इतना नुकसान। कोई कोई तो एक या चार चार ठो लगा दे उस कोने में, ताकि मच्छर कहीं से ना काटे। अब वो जहर है वो, एक तो मच्छर के लिए जहर है ये है, और धुआं तो आपके लिए ऑटोमेटिक जहर है ना। तो कभी भी धुआं करके मत सोइए। अभी गांव में बहुत लोग खत्म हुए हैं इसी चक्कर में। ठंडी आती है, लोग क्या करते हैं, पहले बाहर आग सेकते हैं, फिर ले आएंगे कमरा तापमान अच्छा रहेगा, नहीं, वो बहुत नुकसानदायक होता है। तो उसके बाद आप लोग वो भी क्या, भरता भी चोखा ही बना लेते हैं उसमें। सही है ना? 3 काम करते हैं, पहले आग सेकेंगे बाहर, फिर कमरे में ले आके भरता सेक लेंगे, भरता खाने के बाद फिर उसको और सेकेंगे। ठीक है, चलो, इसका क्वेश्चन देखिए। विदेशी व्यापार नीति की अवधि कितनी है? फॉरेन ट्रेड की 5 साल। इससे ऐसे क्वेश्चन सिर्फ तुक्का ही मार दिया करो। कोई भी नीति होगी 5 साल की होगी। 5 ईयर प्लान भी 5 साल का था, तो ये भी 5 साल को, दिमाग ही नहीं लगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है? 5 साल की। 5 साल में चेक करते कितना आयात हुआ कितना निर्यात हुआ। जैसे हमारे यहाँ से मान लीजिए, सुंदर जहां मैंने एग्जाम्पल लिया, ऑस्ट्रेलिया जाता, बात सही है, तो हमारे यहाँ से इस साल कितना गया होगा, 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल देख लिया, तब बताता है कि रीवा से 5 साल में इतना ज्यादा पैसा गया बाहर, मतलब सामान गया और हमारे इंडिया में इतना पैसा आया। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यही होती है, व्यापार की नीति। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ये लिखा हुआ वही चीज ना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी निर्धारित 5 वर्ष में मनाई जाती है। ठीक है, याद रखिए। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का फुल फॉर्म FTP होगा, तो पूछ लेगा तो बता लेना। ठीक, 5 ईयर प्लानिंग। ये देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन, सॉरी हिस्ट्री बोल दिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। लेब्रेडोर सागर किस महासागर का एक भाग है? सीधे आंसर लगा दें, उत्तरी अटलांटिक महासागर। जब आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी, उसमें आप देखेंगे कि जो उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर, उसी में लेब्रेडोर सागर जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, लेब्राडोर सी उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये कनाडा के लेब्राडोर क्षेत्र और ग्रीनलैंड के बीच में है। कहाँ पे? कनाडा। और उत्तरी अमेरिका उधरी है ना, उत्तरी अटलांटिक से कनाडा तरफ, तो वहीं के बीच में बना हुआ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, बचपन से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, साइंस का है। निम्नलिखित में एक समांगी मिश्रण है। समांगी होता है कि जो चीज पानी में डाले वो बराबर घुल जाए, क्या होगा? समांगी, उसी को होमोजेनियस बोलते हैं। और हेट्रोजेनियस जो विषमांगी, जो कभी ना घुले। तो ऐसी कौन सी चीजें तुरंत घुल जाएगी? अरे सब पानी घुलेगा, क्या ये घुलेगा? स्टार्च, स्टार्च कभी नहीं घुलता है। बटर मिल्क नहीं, पानी में घी डालो कभी घुल पाएगा? ऊपर तैरता है ना सरफेस टेंशन के कारण। स्वेग वाटर, नाले का पानी होगा, सीवेज वाटर, स्वेग वाटर बोल, मतलब ये कौन सा वाटर आ गया स्वेग वाटर? सीवेज का पानी जो काला रहता है, क्या घुल पाएगा? अरे उसमें कितने कचड़े आते हैं, अब नाम ना लो सुबह सुबह। तो उसमें घुमाते हैं, क्या घूम साफ हो पाएगा? मिलेगा? पन्नी अलग तैरेगी, बाकी गंदे पदार्थ अलग तैरेंगे। ठीक है, तो एक शुगर है जो पानी में पूरा घुल जाता है, फिर आप इसमें बढ़िया नींबू डालते हैं, पी लेते हैं, हाँ बढ़िया शरबत था।
मजा आ गई, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है इसका आंसर। चीनी पानी पूरी तरह में घुल जाता है और ये होमोजेनियस मिक्सचर है। समांगी बोल दीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले होमोजेनियस बोलते हैं, समांगी बोल लीजिए हिंदी वाले। और ये जानिए इसका मतलब होता है पूरी तरह से घुल जाना। पिछले साल मंकी पॉक्स बहुत तेज फेमस था, खूब तेज आया था, जानवरों में हो रहा था मंकी पॉक्स, कुछ कुछ गाय में हो रहा था, बहुत गंदा। फिर इसका टीकाकरण ये देखिए लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा टीका मंकी पॉक्स के खिलाफ 85% प्रभावी था। बहुत सारे टीके खोजे थे, कुछ असर नहीं हो रहा था, पर एक था जिनियोस। आपने अगर अखबार पढ़ा होगा पिछले साल का, तो जिनियोस नामक एक टीका बनाया गया था जो गायों में लगाया जा रहा था। गाय भी मर रही थी, गाँव में देखना कोल टाइप हो रहा था, बड़े बड़े फूल रहे थे, मसे हो रहे थे, ऐसे मंकी पॉक्स उसको बोला जाता है। पूरी गाय एकदम पक जाती थी तुरंत, और उसका पेट फूल जाता था और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाती थी। तो मंकी पॉक्स को कौन सा वायरस बनाया था टीका, जिनियोस है ना। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हो सकता है इस साल ही पूछ ले, क्योंकि इस बार मंकी पॉक्स फिर आया था बीच में, है ना। तो इस बार ही पूछे, तो याद रखिएगा टीका कौन सा है, जिनियोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो लिखा हुआ है, जिनियोस एक वैक्सीन है ना, जिसका उपयोग स्मॉल पॉक्स और एम पॉक्स मंकी पॉक्स के सुरक्षा के लिए किया जाता है। परीक्षा में इसे लगभग 85% प्रभावी बताया गया है। ठीक है ना, बहुत इसका टेस्ट हुआ तो बताया कि फिर ये, मगर ये कि बहुत अच्छा है। मतलब 15% होगा, मान चलो एकदम ही खराब हो गई होगी गाय या कोई भी, तो नहीं जी पाएगी। पर 85 पर अगर शुरू में उसको पता चल गया लक्षण टेस्ट में कि एम पॉक्स है, तो ये वैक्सीन बहुत इलाज करती है, तुरंत मतलब ठीक कर देगी। ठीक है, चलो अगला को देख रहे हो ना क्वेश्चन कैसे आते हैं, साइंस है ये, देखो फिजिक्स भी आ गई। एक उठे हुए हथौड़े में होती है काइनेटिक, मैकेनिकल, मस्कुलर पोटेंशियल। अगर ये हथौड़ा है, मान लो ये कलम नहीं हथौड़ा है, ये मैंने हथौड़ा उठाया, इसमें कोई ऊर्जा है, कोई ऊर्जा है तो नहीं है, तो स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। अब ये हथौड़ा मैंने चला दिया, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। इसमें पूछा क्या, उठे हुए हथौड़े में, तो ये वाला आंसर हो जाएगा स्थित ऊर्जा। भाई ऊर्जा स्थित है, कुछ कर रहा है क्या, कुछ नहीं कर रहा हथौड़ा, है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है, पढ़िए, स्क्रीन शॉट कर लिया आप लोग, ऑनलाइन वाले भी स्क्रीन शॉट कर लिया कि अगर इंपॉर्टेंट लगे तो। ऊंचाई पर उठे हथौड़े में इसकी स्थिति के कारण ऊर्जा संचित होती है, स्थित के कारण संचित ऊर्जा को स्थित ऊर्जा बोलते हैं। स्थित रहती है भाई, उसमें कुछ काम करो तो गति जाए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पिछले साल बहुत लोगों का गलत हुआ था, पूछिए क्या है, पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मसाला तने से प्राप्त होता है। सबने हल्दी लगा दिया था, क्योंकि हल्दी तने से प्राप्त होती है, पर भूमिगत तने से प्राप्त होती है। भूमिगत मतलब भूमिगत, भूमि के अंदर से, हवा में नहीं होती है। ये सीधे किसने कहीं लिखा था, जब कुछ ना लिखा रहे तो सीधे मान लो कि वो हवे की बात कर रहा है। तो कौन सी होगी, सीने में दालचीनी, देखो दालचीनी ऐसे गोल गोल होती है, उस तने से प्राप्त होती है दालचीनी। दालचीनी कोई फल लगता है, वो तने में तो लगती है, उसी को काट के उसी को सुखा के तो डालते हैं, चाय में सब्जी में यूज होता है दालचीनी। तो कौन सा आंसर होगा ये। और टर्मरिक क्या है, भूमिगत तना है, कौन सा है, भूमिगत। तो ध्यान से लगाइएगा इसका, सिनेमन, और फिर व्यापम ने इसको यही आंसर माना, सिनेमन। ठीक है, चलो बच्चों ने ये आवाज उठाई, आपने लिखा नहीं था यहाँ पे भूमिगत की, ऐसा करेगा ऑप्शन, फिर उसने बोला मैंने ये भी तो नहीं लिखा कि भूमिगत है कि तना, तो आपको ऐसा आपको समझना पड़ेगा। आंसर कौन सा होगा, सिनेमन। तना हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर ही रहता है पेड़ के। और जब भूमिगत पूछेगा तब हल्दी बताइएगा। ये देखो लिखा भी है उसने, पूरा एज इट इज बता रहा हूँ। दालचीनी आंसर हुआ। देखो, दालचीनी तने की छाल, स्टीम बार से प्राप्त होती है, छाल से, ठीक है। जबकि हल्दी भूमिगत तना, राइजोम से प्राप्त होती है। ठीक है, और इसलिए सामान्य जी के क्लासिफिकेशन सिनेमन सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं साइंस में। मृदा नमी तनाव किसके द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा, क्या पोटोमीटर, नहीं, पोटोमीटर से माना नापा जाता है जल का अवशोषण, नहीं होगा। हाइड्रोमीटर से ये पानी का जल अलग होता है, ये खाने के पेड़ में जल का माप है। टेंसिनोमीटर, कौन सा, टेंसिनोमीटर, इसको अच्छे से अंडरलाइन करके लिख लेना। जो मृदा में नमी तनाव होता है किससे नापा जाता है, टेंसिनोमीटर से। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने, लिखना नहीं है, समय नहीं वेस्ट करना है, पढ़िए पढ़िए। देखो, मृदा में पानी को पकड़ने वाला बल, यानी सॉइल मॉइस्चर को, टेंशन को मापने के लिए टेंसिनोमीटर प्रयोग किया जाता है। पानी में पकड़े जाने वाले बल को क्या बोलते हैं, टेंसिनोमीटर। और पोटोमीटर, देखो लिखा है ना, पौधे में जल अवशोषण एंड वाष्पोर्जन के लिए संबंधित, मतलब जल का जो अवशोषण करेगा तो उससे किसके चेक करेंगे, पोटोमीटर से। और अगर सॉइल मॉइस्चराइजर टेंशन है तो किससे करेंगे, टेंसिनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से लिख लीजिएगा सब लोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए सब लोग, 25 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कैटायन। कैटायन क्या होता है,
निम्नलिखित से कौन सा एक धन आयन, कैटायन प्लस का चार्ज होता है और एनायन इसमें क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किसमें होगा, अमोनियम में होगा, NH सुने हो, अमोनियम नाइट्रेट NH प्लस होता है, NH4 प्लस, कौन सा होगा, बाकी सब में अब होता है एनायन होता है ना, हाइड्रोजन में भी होता है, इसमें भी होता है, O-2 पर इसमें नहीं होता है, तो कौन सा आंसर होगा, अमोनियम कैटायन। इसका चार्ट होगा पूरा, मैं आगे चल के दे दूंगा, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, लिखा हुआ है धनावेश आयन, आंसर क्या, अमोनियम कैटायन कहते हैं। और ये देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको, ऑनलाइन देखिएगा, NH प्लस 4 प्लस लगा हुआ है, यानी अमोनियम आयन, इसलिए इसे धनायन कहते हैं। ये सब ऋणायन होते हैं, ऋणायन माइनस लगेगा इसमें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये आया बायो का सवाल, रिप्रोडक्टिव से, शुक्राणु बड़ी संख्या में क्यों उत्पन्न होते हैं, भाई निषेचन के लिए होते हैं, और किस लिए होंगे, कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ही नंबर है ना, फर्टिलाइजेशन। भाई शुक्राणु जाके जब ओवम से मिलेगा अंडाणु से, तब बनेगा, तब बच्चे बनते हैं, क्या होता है, निषेचन होगा इसका, तो पहला नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, बाकी गलत है, नहीं होगा, ठीक है ना। चलो अगला देखो, ये इसका पूरा लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ना, अधिक अंडाणु तक पहुंचने के लिए निषेचन की संभावना बढ़ती है, बहुत से शुक्राणु जो रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में उसकी आवश्यकता होती है, मिलते जाके एक ही है पर बनते कितने अधिक है, बनते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बताइए, इसका नाम दिखता अलग है पर होता है आंसर इसका अलग है, लिखा है दूर दृष्टि दोष के लिए जाने जाता है, क्या जाना जाता है बताइए, फॉर साइटनेस के लिए, प्रेस्बायोपिया, माइपोविया की हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष में इसी को यूज होता है, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं दूर, और निकट वाले को मायोपिया, ठीक है। चलो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सब ऐसे लिखता है। और कौन सा लेंस यूज होता है इसमें, दूर दृष्टि दोष में कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा, कॉन्वेक्स, और पास वाले में कौन सा था, आप लोग देखना किसी को दोनों प्रॉब्लम होती है, एक जो चश्मा होता है ऐसा होता होगा, अब दिखाता हूँ आपको, रुकिए, ये चश्मा होता है ऐसा गोला होता है ना चश्मा, है ना, ऐसे बना रहता है, तो देखना किसी किसी का लेंस में यहाँ पे ऐसे रहता है, और किसी किसी का यहाँ पे ऐसे रहता है, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कौन सा होगा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, नीचे वाला कॉनकेव, तो दूर जिसको देखना होगा तो पतला लेंस चाहिए, क्या चाहिए, पतला लेंस, पतला रहता है, जिसको पास देखना है उसको मोटा चाहिए, तो पास से बड़ी दिखे, देखने दूर वाले ऐसे झांक के देखते हैं, ऊपर से ऐसे क्यों झांकते हैं, ऊपर वाला लेंस पतला है, इसको पास ऐसे झांक के देखते हैं, पास वाले से, तो ये नीचे वाला किसके लिए होता है, पास वाले का, ऊपर वाला क्या होता है, तो ये नीचे वाला कौन सा होगा, ये कॉनकेव होता है, और ये ऊपर वाला जो लगा था इसमें कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, याद रहेगा। कुछ भी पूछ ले, मान लो अगली बार पूछ लिया ये पूछ हाइपरमेट्रोपिया, अगले मायोपिया में कौन सा यूज होगा, कॉनकेव, पास वाले के लिए, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनियंत्रित जीव है, वेल, ईगल, शार्क या कंगारू, शार्क, शार्क एक अनियंत्रित जीव है, क्योंकि इसमें कोल्ड ब्लडेड होता है, अनियंत्रित बोला अनियतापी, जिस इन जानवर में ठंडा खून होता है, क्या होता है, चिल खून ठीक है, ठंडा खून वाला कौन सा होता है, कौन सा, शार्क होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई नियम नहीं है, शार्क का ब्लड टेस्ट निकालिए ठंडा गर्म, को याद करना पड़ेगा, बाकी गर्म होता है, क्योंकि मैमल्स होते ज्यादातर, भाई मैमल्स गर्म होगा ही, और शार्क में ठंडा होता है। अब बोलोगे कि ठंड ये भी वहां रहता है ठंडा, वो उससे पूछना जो बनाया इसको, है ना। ये देखिए लिखा हुआ है सब, कोल्ड ब्लडेड से होता है अर्थात इसका शरीर का तापमान मुख्यतः बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है, बाहरी वातावरण से तापमान इसका प्रभावित होगा, जबकि वेल कंगारू मैमल है, जबकि ईगल एक पक्षी है, मतलब मैमल का ऑटोमेटिक, आप लोग क्या है मैमल्स में ही आएंगे, स्तनधारी, हम लोग का खून गर्म रहता है, अपन कब ठंडा आते, जब ठंडा जाते हैं अच्छे से, बोलते हैं ना अब खत्म हो गया, इसका शरीर ठंडा हो गया, जब तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक खून गर्म रहेगा, क्योंकि कार्बन भी ठंडा गर्म होता है, और ऑक्सीजन बाहर से लेते ठंड गर्म, अपना शरीर कैसा रहता है, गर्म रहता है, तो अपन भी कहे में आएंगे, मैमल्स में आएंगे ना। देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, महिलाओं और में मादक और लैंगिक लक्षण किस हार्मोन से होते हैं, महिलाओं में ज्यादातर जो भी चेंजेस होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन से होता है, किससे होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन से, रिलैक्सिन होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को दूध दूध का होता है, रिलैक्सिन होता है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन होता है, पर जो लैंगिक लक्षण जो होगा तो पूरा किससे होगा, एस्ट्रोजन से, किससे होगा, एस्ट्रोजन से होगा, ठीक है। चलो अगला देखो, ये लिखा हुआ महिलाओं में स्तन विकास, शरीर का विकास, वितरण, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के विकास, एस्ट्रोजन प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। जो भी महिलाओं में विकास होता है कौन से हार्मोन के कारण,
एस्ट्रोजन के कारण। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन। ये देखिए पिछले साल इसमें केमिस्ट्री में ये पूछ लिया था, बहुत बहुत लोगों से नहीं बना था। फ़ारेनहाइट पूछ लिया था और सेल्सियस पूछ लिया था। इसको कैसे करेंगे देखिए, इसका फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट का सेल्सियस डिग्री माइन बराबर और फ़ारेनहाइट माइनस 32 अप इंटू 5/9। किसी से नहीं बना था, बहुत लोगों का गलत हो गया था। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, इससे आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो सेल्सियस डिग्री पता है, नहीं पता है तो वही तो निकालना है अपन को सेल्सियस डिग्री। फ़ारेनहाइट कितना दिया है, 152 दिया, माइनस करना है 32 डिवाइडेड इंटू 5/9। ये आएगा कितना आपका 021 इंटू 5/9, मतलब 600/9 और लगभग 12×5 = 60 और 9×6 = 54, 9×6 = 54, 66 पॉइंट रखेंगे फिर 6 आएगा, मतलब 60.6 ये वाला ऑप्शन। ये 6 चलता रहेगा, तो जब नहीं आता 67% लगा के आगे चले जाओ, जब रिपीट होने लगता है लास्ट डिजिट लगा देते हैं। आया समझ में? बहुत आसान से करना, ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाला नोट कर लेना कहीं कॉपी में, ये पिछले साल आया हुआ था। टफ क्वेश्चन यही थे जो सबके लिए नया था, और अगर आप ये ऐसा क्वेश्चन दोबारा आएगा तो आप लोग कर लोगे अच्छे से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये रहा, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख लीजिएगा सब लोग। सी डिग्री F32 5/9। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। साइंस देखो, आप अच्छी खासी साइंस आए लगी ना। ये देखिए हिस्ट्री कितने क्वेश्चन आए थे, हड़प्पा वाला आया था, 2-3 क्वेश्चन आए। पॉलिटिक्स 1-2 क्वेश्चन, पर देखो लगातार साइंस आ रही। समझ में आ रहा वेटेज किस सब्जेक्ट का है, साइंस का ज्यादा है। यानी एमपी पुलिस अगर पास करना है, मैथ स्ट्रांग करो, रीजनिंग स्ट्रांग करो, साइंस और करंट अफेयर इतना कर लोगे, जीएस का हल्का भी पढ़ के चले जाओगे तो पेपर में 80 नंबर के नीचे कहीं नहीं गया आप लोग का, है ना। ऐसे मेहनत करिएगा तो आंसर आएंगे। क्या बोला, कौन सा ऊतक किसी भी शरीर या रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण रूप है। ये शरीर की रक्षा करता है, चमड़ी। इसको बोलते हैं एपिथियल टिश्यू। क्या बोलते हैं, एपिथियल। उपकला, ऊपर वाले देखो, धूप लग रही झेल रहा है, पानी गिर रहा झेल रहा है, ठंड लग रही झेल रहा है, कौन झेल रहा है, तो क्या बोला है, सुरक्षा। तो कौन सा करेगा इसको, कौन सा बोले, एपिथियल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या, जो इसके अंदर होता है, तो क्या वो उसके वहां वहां तो ना झेल पाएगा। अभी कट लग जाए, वो नमक डाल दे, छरछरा ना जाएगा। अभी नमक डाले कुछ असर होगा, तो ये क्या ये झेल पाएगा, क्या ये झेल पाएगा, तो झेलने वाला सिर्फ यही है। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, उपकला टिश्यू। नाम भी लिखा उपकला, तो ऊपर से जान जाना है, अगर हिंदी से आ गया इंग्लिश से आता है एपिथियल टिश्यू। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखो लिखा हुआ है, एपिथियल टिश्यू शरीर की बाहरी और आंतरिक सतह को ढकता है फिजिकल और केमिकल डैमेज से सुरक्षित। फिजिकल भी डैमेज भी, कितनी हम लोग रासायनिक चीजों निकलते कुछ नहीं होता है ना, कहाँ से भी निकल जाएंगे, O2 है, ऑक्सीजन, कुछ नहीं होता अपने को। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बोन मैट्रिक्स क्या होता है बताइए, किसमें समृद्ध होता है। अरे बोन हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। और होता है क्या, तो लिखा दो सीधे कैल्शियम और फास्फोरस आंसर। हड्डियों काहे से बनी, कैल्शियम से बनी है और फास्फोरस से बनी है, बस आंसर है। और क्या, मैट्रिक्स बोले चाहे एट्रिक्स बोले, क्या करना आप। ठीक है, और ये फ्लोरीन जो है दांतों में लिए होता है। ठीक है, याद रखना, ये लिखा हुआ आंसर भी, कैल्शियम एंड फास्फोरस। हड्डियों के मैट्रिक्स में मुख्यतः कैल्शियम सॉल्ट और फास्फोरस पाए जाते हैं। इन्हीं खनिजों के कारण हड्डियां कठोर और मजबूत होती है ना, कैल्शियम और फास्फोरस के कारण। अरे जब प्लास्टर लगता है कैल्शियम ही का यूज होता है, उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम फास्फोरस का यूज होता है। हो गया आज की क्लास खत्म। चलो बढ़िया हो गया, मतलब सारे क्वेश्चन मैंने 30 अक्टूबर के ले लिए, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट दोनों के ले लिए। तो ऐसे ही अगली शिफ्ट में ले लूंगा 1 नवंबर और 2 नवंबर, 2 शिफ्ट एक साथ करूंगा, 60 क्वेश्चन लेके आऊंगा। और लगभग अब आज कौन सा डे है, अब तो छुट्टी आ गई, सबको राखी आ गई, सबको अच्छे से बढ़िया राखी बनाइए। राखी के बाद जब अपन आएंगे तो मैथ्स रीजनिंग पढ़ाएंगे मंडे और ट्यूसडे, और जब वेडनेसडे को आऊंगा तो अपन चलो चलेंगे 1 और 2 शिफ्ट के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना, 1 नवंबर और 2 नवंबर के। तो फिर उसके बाद शनिवार को होगा। ठीक है ना, तो बढ़िया सब अच्छे से त्योहार बनाइए, सबकी छुट्टी है, बढ़िया एंजॉय कीजिए, अपने माता पिता के पास रहिए, बहन को ध्यान दीजिए और अच्छे अच्छे गिफ्ट दीजिएगा और बढ़िया एंजॉय कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।